हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहला सवाल कि क्या आप टेंस सीखना चाहते हो। दूसरा सवाल, क्या आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हो। तो आप बहुत ही सही जगह पे आए हो और बहुत ही काम की वीडियो देख रहे हो। आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि मैं आज शुरू करने वाला हूँ टेंस, जिसमें से आज मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ाने वाला हूँ। उसका पहला भाग जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले की वीडियोज़ में मैंने एक ठो लिया था, उसमें बताया था टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, टेंस किसे कहते हैं। तो आज मैं समय नहीं बर्बाद करूंगा और शुरू करूंगा डायरेक्ट टेंस के बारे में, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत करेंगे आज से। तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो, आप इससे टेंस पूरा पढ़ सकते हो। आज मैं पहला वीडियो पढ़ा रहा हूँ, पहला प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको शुरू करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो भैया, ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। फिर बाद में ना कहना कि हमको टेंस नहीं मिला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला भाग हमने बताया था टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं जल्दी जल्दी। पहले बताया था मैंने टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तीनों के 4-4 भाग होते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग और फ्यूचर टेंस के 4 भाग। तो हम प्रेजेंट टेंस का पहला भाग आज शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला भाग शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहला भाग जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, जैसे ही कोई चीज़ हमारे सामने आता है तो हमको क्या लगता है, हमें सबसे पहले क्या पता चलता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। पहला सवाल दिमाग में आता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। ज़रूर आप अगर पूरा वीडियो देख लिया आपने तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल कोना कोने में लेके चला जाऊंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको। सबसे पहले जैसे ही आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नाम आया तो तुरंत फट से आपके दिमाग में आया कि आखिर ये बला क्या है, ये चीज़ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसको पहचानना बताने चल रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। हर एक टेंस में पहचानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सारे टेंस के पहचान ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पहचान। जैसे तुम्हारे सामने कभी आ गया, मान लो कभी तुम टकरा गए, किससे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से टकराए। तो टकराने का मतलब तुम्हारे सामने अगर कोई टेंस आ गया, सेंटेंस आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप पहचानोगे कैसे कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं सबसे पहले पहचान लिखा रहा हूँ। ज़्यादा कुछ थ्योरी व्यूरी पे नहीं जाएंगे, हमें ट्रांसलेशन सीखना है। हम थोड़ा सा थ्योरी बताएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। इतनी जितनी मैं नोट्स बनवा रहा हूँ उतनी अगर आप बना लेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा, पूरा मतलब थ्योरी हो जाएगी। ठीक है, उतने में आप सब कुछ कर ले जाओगे, क्योंकि मैं शॉर्ट में सब कुछ लिखा दूंगा। आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सब कुछ बता दूंगा, बिल्कुल एक एक छोटी छोटी चीज़ें भी। पहचान, सबसे पहले आपको बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है इसके अंत में, टेंस इस टेंस के अंत में, किस टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपके सामने कोई आया तो उसके टेंस के अंत में जो है, लास्ट में क्या आएगा, आखिरी में ता है, कॉमा, ती है, कॉमा, ते हैं, आदि आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अब हमको पता चल गया इसका मतलब, अगर लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आ जाएं इस तरह के कोई भी, तो हम जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रहा हूं, वह खाता है,
अच्छा, वह खाता है। भैया इसमें ढूंढो तो ता है कहाँ है? तो मुझे दिख रहा है कि ये ता और है, ये देखो ता है। अगर इसमें ता में बड़ी मात्रा लगा दें तो वह खाती है, ती है, ती है। और अगर मैं यहाँ पे ता में एक ही मात्रा लगा दूं तो वह, और यहाँ वे लिख दूं तो वे खाते हैं। हो गया, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल था। अभी अभी हम इसको ट्रांसलेट करके सब कुछ बताएंगे कैसे ट्रांसलेशन होगा इसका, ठीक है। ये छोटा सा हो गया, पहचानेंगे कैसे। सबसे पहला एक नोटेड पॉइंट जो है लिखा दिया मैंने। दूसरा क्या है कि अगर मैंने इसको मान लो पहचान लिया, मैंने मान लो पहचान लिया, तो ट्रांसलेशन करेंगे कैसे। उससे पहले मैं छोटा सा आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट होते हैं क्या होते हैं। सब्जेक्ट को बारे में थोड़ा सा बता दूं। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सब्जेक्ट कितने तरीके के? एक सिंगुलर और एक प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन, ठीक है। इंग्लिश में सब्जेक्ट दो ही होते हैं, एक वचन और एक बहुवचन, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट लिखाने चल रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, तो देखिए हम सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट को देखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट को। वे सब्जेक्ट जो सिंगुलर हैं। अच्छा, सिंगुलर में क्या आता है? सिंगुलर में मतलब ही, जैसे कि ही। हिंदी भी लिख दे रहे हैं इसके नीचे। मान लो आपको इंग्लिश नहीं आ रही, थोड़ी कम आ रही है, तो हिंदी से देख सकते हो। ही मीन्स वाह, सी, अब कहोगे सी मीन्स वाह। सर हमको ये बताएं, ये भी वाह और ये भी वाह, ये चक्कर क्या है? ये भी वाह और ये भी वाह, यानी ही मिस वाह और सी मिस वाह, ये क्या है? अलग अलग नहीं, मैं कहूँगा नहीं है, दोनों वही कि वाह। लेकिन ये होता है लड़के के लिए और ये होता है लड़की के लिए, यानी कि ही तब प्रयोग होगा, ही तब यूज होगा जब कर्ता यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा? लड़का होगा, और सी का प्रयोग होगा जब सब्जेक्ट क्या होगा? लड़की होगी, ठीक है। ही हो गया, सी हो गया। और अगर कहीं पे आपको इट मिल जाए, कहीं इट दिख जाए, इट क्या होता है? जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पे हम इट का यूज करते हैं। तो आगे किसी का अगर नाम हो गया, नेम यानी कि नाम हो गया, तो ये नाम हो गया, तो नाम भी तो सिंगुलर है। तो हमारे पास सिंगुलर में यही चारों हैं, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन इन्हीं चारों को आप अधिक देखेंगे, ज़्यादातर आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये हो गए सिंगुलर वर्ड, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। अच्छा, प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे आपके पास यू हो गया, YOU। अच्छा, यू मीन्स हिंदी में कहते हैं इसको तुम, है यू यानी कि तुम। और वी हो गया, वी यानी कि हम। बहुत सारे लोग रहते कहते हैं हम लोग, वैसे वी मीन्स हम। अच्छा, वी हो गया। उसके बाद वी के अलावा यू, वी, आई मतलब मैं, ये भी एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है। हालांकि इसको मेरे ख्याल से सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन इंग्लिश में इसको प्लूरल लिखा गया है, तो हम प्लूरल मान के पढ़ेंगे, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, तो और एक सब्जेक्ट क्या होता है? IU, और एक होता है दे यानी कि वे। इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलेंगे वे, ठीक है। उम्मीद है मुझे सारे सब्जेक्ट्स के नाम आपको पता हो गए होंगे। और सारे जो होते हैं वो टाइम आता जाएगा, जब भी बीच बीच में सेंटेंस में आता रहेगा मैं उसको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके सब्जेक्ट्स, ये हो गए सब्जेक्ट, ठीक है। हमने क्या किया? हमने टेंस हमारे सामने आएगा तो हम उसको तुरंत पहचान लेंगे, हाँ ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट का कौन सा? इंडिफिनिट टेंस है पहला, ठीक है। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स आएंगे, तो हम सब्जेक्ट पहचान लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट ही होता है। जो अभी मैंने वह खाता है लिखा था ना, वह खाता है इसमें लिखा था मैंने, तो वह जो है ये सब्जेक्ट ही तो है।
वह क्या है, एक प्रकार का सब्जेक्ट ही तो है। देखो ना, वह खाता है, वह के लिए यहाँ पे ही यूज हो जाएगा। अभी मैं ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आपको ये सब्जेक्ट पता चलते रहे कि कहाँ होते हैं। सब्जेक्ट सबसे आगे होता है। तो ठीक है, हमने जान लिया कि ये क्या होती है, पहचान, पहचानता है, ती है, ते हैं, वगैरह वगैरह जो भी होता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, अब होती है इसमें थोड़ा सा क्या होता है, इसमें होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है इसकी, सहायक क्रिया क्या होती है पहले मैं बता दूं आपको, जिसको हम यूज में लेते हैं, जो हमारी मदद करे। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो यहां पे लिखेंगे हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अच्छा, इसमें सहायक क्रिया कौन कौन सी है जरा बताना। सहायक क्रिया है इसमें डज और डू। डज, DOES, डज एंड डू। तो कुल मिला के इसमें कितनी सहायक क्रिया हो गई, आप कहोगे दो, आप कहोगे दो। अच्छा सर एक बात बता दीजिए, हमें डज कब लगाना है और डू कब लगाना है। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा ना कि हम डज का इस्तेमाल कब करें और डू का इस्तेमाल कब करें। अगर एक होती, खाली डज होता तो हम पूछते ही ना कि कहाँ इस्तेमाल करना है, हर जगह इस्तेमाल कर देते। लेकिन यहाँ पे तो दो है, तो आप जरूरी है कि दोनों तो एक साथ लगेगा नहीं, कहीं डज लगेगा कहीं डू लगेगा। तो जरा हमको बता दो कि डज कहाँ लगेगा और डू कहाँ लगेगा। तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा कि अभी मैंने बताया एक सब्जेक्ट दो होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी एंड इट एंड नेम के साथ क्या लगेगा, डज। साथ क्या लगेगा, डज। मतलब अगर हम सिंपल में कहें तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर जो सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डज। और अगर जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं हमारे, प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं, प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं, जैसे यू, वी, आई एंड दे वगैरह वगैरह जो भी हैं, उसके साथ क्या लगेगा, हर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा आपका डू। क्या लगेगा, डू। इस तरह से ये होती है पहचान, ये होती है सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल। और सहायक क्रिया, इसमें दो सहायक क्रिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डज एंड डू। बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं सबको बेसिक से लेके पढ़ा रहा हूँ ताकि सबके समझ में आए। इसलिए डज और डू, इसमें दो सहायक क्रिया होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगते हैं डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगती है डू। इतनी बात अगर समझ में आई हो तो चलते हैं आगे, चलते हैं इसके आगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको इरेज करके इसके आगे और इंटरेस्टिंग चीजें बताने चल रहा हूं। वीडियो में लगातार बने रहें, बिना स्किप किए, बिना वीडियो को भगाए, शुरू से अंत तक देखेंगे, आपको सब क्लियर होगा, ये गारंटी है। ठीक है, हाँ तो चलिए देख लेते हैं इसके आगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसके आगे हमने क्या देखा, पहचान देख ली। उसके बाद हमने देखा सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। और उसके बाद हमने देखा कि कौन सहायक क्रिया क्या होती है, और सहायक क्रिया का यूज देख लिया कि सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू लगता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इसके आगे। अच्छा, इसके आगे अब हम क्या करेंगे, अब ट्रांसलेशन पे धीरे धीरे हम पहुंचने ही वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं ट्रांसलेशन पे। बस थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका, और बताना चाहेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस यानी कि हिंदी में बोले तो वाक्य। वाक्य क्या होता है, सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो वाक्य मतलब सेंटेंस, सेंटेंस वाक्य। जैसे हमने कहा किसी को वह जाता है, वह जाता है, तो मैंने एक तो कह दिया वह जाता है, एक सेंटेंस ये हो गया। एक सेंटेंस हम बोल सकते हैं वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। और एक सेंटेंस ये हो सकता है कि क्या वह जाता है, यानी कि मैं एक तो मैं साफ सीधे से कह रहा हूँ कि वह जाता है, एक कह रहा हूँ वह नहीं जाता है, एक कह रहा हूँ क्या वह जाता है। मतलब एक बार मैं बता रहा हूँ, एक बार मैं मना कर रहा हूँ, एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ।
मतलब सेंटेंस कितने हो गए? 3। सेंटेंस कितने होते हैं? 3। सेंटेंस 3 होते हैं। सेंटेंस कितने होते हैं? 3। 3 सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, जैसे मैंने कहा वह जाता है, साफ साफ मैंने कह रहा हूं कि वह जाता है, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसको कहेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस पहला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको और एक नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस का, एक और नाम है असर्टिव सेंटेंस। तो कहीं पे असर्टिव लिखा रहेगा, कहीं पे अफर्मेटिव लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही नाम है। अफर्मेटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। मतलब वैसे मैंने अभी कहा वह जाता है, इसमें नहीं वही तो है नहीं ना, तो क्या है? तो यह क्या हो गया? साधारण वाक्य हो गया, वह जाता है। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? अफर्मेटिव के बाद एक दूसरा होता है निगेटिव वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। अच्छा, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है जरा बताना? निगेटिव मतलब जिसमें नहीं शब्द आए, यानी कि वह नहीं जाता है मैं कहूँ तो, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक, नकारने वाला, मतलब ना करने वाला, मना करने वाला। तो नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ये हो गया दूसरा। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है सेंटेंस में? हम तीसरा ये पूछ सकते हैं कि क्या वह जाता है, यानी कि इंट्रोगेटिव वाक्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। मैं इसको पहचानने का आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, आप तुरंत देख के पहचान लेंगे कि आखिर ये इंट्रोगेटिव वाक्य है या नहीं। तो आप याद रखें कि जब भी आपको कभी इंट्रोगेटिव वाक्य दिखेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखेगा, तो उसके आखिरी में, एकदम अंत में आपको ऐसा वाला चिन्ह दिखेगा। ऐसा वाला चिन्ह तो आप बचपन से देखते आए होंगे, तो ऐसा वाला चिन्ह आपको दिखेगा। ये इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव मार्क, या हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा चिन्ह आपको जरूर दिखेगा। आपको जैसे ये दिखे आप तुरंत पकड़ लेना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम तीनों के फॉर्मूले देखने वाले हैं। तो फॉर्मूले का मतलब मैं फॉर्मूला खुद से नहीं बनाया है, मेरा पढ़ने का तरीका है, मैं उसको अप्लाई करके पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। मैंने जिस तरीके से समझाया, मुझे पता है कि कहाँ बच्चों को दिक्कत होती है समझने में, उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। जिस तरह से बता रहा हूँ आप उस तरह से समझने की कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखना ध्यान से, ठीक है। मैं एक फॉर्मूले की तरह आपको एक चीज़ बना के दे दूंगा, उसी पे आप सिर्फ मान रखते जाना। मतलब मान, जैसे कि आपको मैथ में फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकल के आता है। वैसे मैं आपको एक सेंटेंस की तरह एक चीज़ बना के दे दूंगा, एक फॉर्मूले की तरह बना के दे दूंगा, सिर्फ आपको उसमें मान रखना रहेगा। मतलब उस चीज़ को वहाँ पे रखना रहेगा, आपको तुरंत सेंटेंस की इंग्लिश मिल जाएगी। मतलब आप तुरंत ट्रांसलेट कर लेंगे। ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फॉर्मूला लिखा देते हैं ट्रांसलेशन के। वो भी मैंने खुद से फॉर्मूला नहीं बनाया है, लेकिन उसको फॉर्मूले की तरह एक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप लिख सकें अच्छे से, तुरंत सीखेंगे। आप जरा देखना उसको, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा कैसे लगाना है उस फॉर्मूले को, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा, एक ट्रिक की तरह बताऊंगा आपको। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव को कैसे लिखते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अब यहाँ से ट्रांसलेशन का पूरा पार्ट आपका शुरू हो रहा है। आप इसको बड़े ही गौर से, ध्यान से, दिमाग से, कान खोलकर ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से। ठीक है, पहला क्या है? अफर्मेटिव था, AFFERMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस। सब चीज़ अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से देखें। क्या है सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं? जब भी आपको कभी अफर्मेटिव सेंटेंस दिखे, अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी दिखे, तो आप उसमें सबसे पहले
सबसे पहले होगा वहाँ पे सब्जेक्ट, आगे क्या होगा सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ही मिलेगा, तो हमको लिख देना है सबसे पहले सब्जेक्ट। अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट, ठीक है, पूरा लिख देते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ध्यान रखें, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है सभी टेंसों में। फिर से पहले बात को पूरी समझ लें, उसके बाद ध्यान में दिमाग में रखें मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि पहला जो टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें जो है अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल नहीं होता है। मतलब हमने हेल्पिंग वर्ब को कहा भाग जाओ यहाँ से, अफर्मेटिव बहुत गुस्सा करता है हेल्पिंग वर्ब को, कहता है मेरे पास भी मत आना, मतलब हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगेगी। सिंपल सी बात कहें तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसको आप नोट डाउन करके लिख लो। यहाँ पे जो चीज़ें नोट करके लिखा रहे हैं उसको ध्यान से नोट कर लें। पहला नोट, नोट नंबर 1, क्या कि अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में नोट करके लिख ले, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, मैं शॉर्टकट में एच से हेल्पिंग और वी से वर्ब लिख दे रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, हिंदी में बोलते हैं तो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का यूज यानी कि प्रयोग, शुद्ध हिंदी में लिख दे रहा हूं, ध्यान से याद कर लें इसको, प्रयोग नहीं होता है। दिमाग में एकदम डाल लें इसको कि सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? ये भी अफर्मेटिव में केवल। अभी मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ जिसमें नहीं वही नहीं होता। जैसे मैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। इसमें देखिए आप, इसमें कोई भी ना तो नहीं है ना तो क्या है, मतलब एकदम साधारण सा वाक्य है, वह स्कूल जाता है, बस। ठीक है, तो इसमें इस तरह के वाक्यों में जो साधारण वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव वाक्य होते हैं, उसमें सहायक क्रिया का यूज नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे। अभी यहाँ पे लिख रहे हैं, सिर्फ इसको, इसमें एक एक चीज़ बता रहे हैं। ये अफर्मेटिव के जो आया, क्योंकि सहायक क्रिया का यूज नहीं होता तो यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे पहले। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आएगा वर्ब, डायरेक्ट आएगा वर्ब। वर्ब, वर्ब यानी कि खाना पीना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना, सारी जो काम करते हैं। वर्ब यानी कि क्रिया। सब्जेक्ट हिंदी में बोलते हैं कर्ता, हिंदी में भी लिख लीजिए कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। अच्छा, कर्ता क्या होता है? कर्ता, अभी इतने सारे कर्ता लिखा है, ही सी इट नेम यू वी दे आई, ये सब कर्ता ही तो थे। मतलब जो सब्जेक्ट के सबसे आगे होते हैं वही होता है कर्ता। ठीक है, वर्ब क्या होता है? वर्ब यानी कि क्रिया, जो हम काम करेंगे, जो हम काम करेंगे, जाने वाला काम कर रहे हैं, जाता है, खाने वाला काम करेंगे, खाता है, या फिर उठने वाला, बैठने वाला, दौड़ने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, ये सब जो काम करेंगे वही है क्रिया, वही है क्रिया। तो क्रिया लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में ही स्पेशली, कि अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, यस या ईएस। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, अब ये कौन सी बला आ गई, यस या ईएस। मतलब जैसे मैंने कहा जाना, जैसे मैंने कहा किसी वाक्य में आ गया जाना, तो जाना की इंग्लिश हो गई गो, जानते हो आप। लेकिन जब अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा, ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा तो गो में ईएस लगा के लिखेंगे तो हो जाएगा गोज। जैसे मैंने कहा रन, जैसे कहीं पे आया रन, मैंने कहा किसी वाक्य में आ गया रन, तो उसमें जब अफर्मेटिव सेंटेंस में रन आया है तो उसको रन नहीं लिखेंगे बल्कि एस लगा के लिखेंगे रन्स। बात क्लियर हो रही है ना? मतलब वर्ब में क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म तो लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज तो करना है। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए यस या ईएस का प्रयोग कर देना है उसी वर्ब में। जैसे कि यहाँ पे रन क्या है, वर्ब है, लेकिन हमने यस का प्रयोग कर दिया। क्यों? अफर्मेटिव वाक्य में अगर होता तो हम यस का प्रयोग कर देते तो ये बन जाता रन्स। अच्छा, गो था, अगर अफर्मेटिव वाक्य में आया होता गो तो हम गो को ईएस लगा के गोज कर देते। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे आप वीप कर रहे हो, WEEP, वीप माने होता है रोना। अगर वीप, अगर मैं ये अफर्मेटिव वाक्य में आया होता तो इसमें यस लगा के वीप्स लिखते। ठीक है, अब लगता है आपको क्लियर हो गया होगा बात को, ये पूरी बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया तो इसमें लगेगी नहीं क्योंकि अफर्मेटिव है, वर्ब, फिर उसके बाद आता है नंबर वर्ब का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद लास्ट नंबर आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं कर्म, हिंदी में इसमें कहते हैं कर्म, कर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी हिंदी में कहते हैं कर्म। कर्म, जैसे कर्म यानी कि जो वाक्य के आखिरी में आता है उसको कर्म कहते हैं। इंग्लिश सेंटेंस के सबसे लास्ट में कर्म ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, जैसे हमने कहा वह स्कूल जाता है, तो स्कूल क्या है, कर्म है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव के बारे में पूरा। अब ये आपका फॉर्मूला, इसको हिंदी में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला। ट्रांसलेशन में केवल आपको यही काम देगा, ये सब सारी चीजें याद रखने वाली हैं और इस तरह से वाक्य बनाना है। मतलब अगर आपने इसको याद कर लिया, इतनी लाइन अगर आपने याद कर ली तो आप ट्रांसलेशन अफर्मेटिव वाला कर ले जाएंगे बिल्कुल आसानी से। इतनी देर इसमें लग रही है लेकिन ट्रांसलेशन में बस 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट लगेंगे, फटाक से ट्रांसलेशन हो जाएगा। इस पे मेहनत करेगा पढ़ने में, ये जो चीज़ समझ लेगा उसको ट्रांसलेशन समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए इसको ज़्यादा समझना जरूरी है। ठीक है, इसको समझ लेंगे तो ट्रांसलेशन क्या है, हलवा है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, अफर्मेटिव हो गया। इसके बाद आता है निगेटिव। निगेटिव पे चलते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात देखते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहे लगातार, आपको पूरा वीडियो वॉच करना है जिससे कि आपको पूरा चीज़ समझ में आ सके। ठीक है, स्किप करके देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं निगेटिव। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव नंबर 2 क्या था आपका, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस सबसे पहले इसमें क्या आता है, जैसे कि निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है, मान ली एक नकारात्मक वाक्य मैं लिख देता हूँ, वही अभी जो पहले लिखा था वही वाला लिख देते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है। अभी मैं इसको पूरा ट्रांसलेट करूंगा लेकिन जब सब चीज सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तब। वह स्कूल नहीं जाता है, तब तक बहुत लोग कमेंट में आंसर भी दे दो इसका कि वह स्कूल नहीं जाता है कि ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस तो क्या होता है निगेटिव सेंटेंस, अभी मैंने बताया जिसमें नहीं आता है, जैसे कि इसमें नहीं आया है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है, सब में सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट। फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद याद रखें मैंने कहा था सिर्फ अफर्मेटिव ही ऐसा है जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। ये है आपका निगेटिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो यूज होगी ही होगी। तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद आपको लगा देना हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कितनी है, 2 है, डज या डू, डज या डू। तो मैं यहाँ पे दोनों लिख दे रहा हूँ, जो लगेगा, जो जिस जगह पे लगेगा सब्जेक्ट जैसा रहेगा वही हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे, जैसे डज, DOES या फिर डू, इन दोनों में से कोई एक इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अगर एक वचन है यानी कि सिंगुलर है तो डज लगा देंगे, डू नहीं लगाएंगे। फिर अगर सब्जेक्ट बहुवचन यानी कि प्लूरल है तो डू लगा देंगे। बात समझ में आई, ये हो गया सब्जेक्ट, ये डज या डू, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसी के साथ में क्या लगा देंगे हम, ये नहीं भी तो आया है, इसके लिए भी कोई जुगाड़ करना पड़ेगा हमें, है ना, कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा नहीं के लिए, तो उसके लिए हम लगा देंगे नॉट। इसी में डज नॉट या फिर डू नॉट हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे प्लस। अच्छा, अभी तो अब इतना हो गया, इसमें इसके बाद आएगा वर्ब यानी कि जो काम कर रहे हैं, वर्ब
इसको वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में ही आता है। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला निगेटिव के लिए, ये आपका निगेटिव के लिए फॉर्मूला, ठीक है, निगेटिव के लिए फार्मूला है। ये सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट के बाद प्लस में डज या डू नॉट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये था आपका निगेटिव के लिए फार्मूला। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग एक लास्ट जो कि इंट्रोगेटिव बचा हुआ है, उसको भी मैं यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। नंबर 3, बस इसी के बाद मैं शुरू करूँगा क्वेश्चंस यानी कि एग्जाम्पल्स, जिसमें कि मैं सारे एग्जाम्पल लगातार बताऊंगा। मैं एक एक नहीं बता रहा हूँ बीच बीच में एग्जाम्पल्स, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाए एक बार, फिर एक लाइन से सारे के सारे एग्जाम्पल्स बता दूंगा, ठीक है। निगेटिव के बाद आएगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। तो सबसे पहले आया है क्या, सबसे पहले आया है क्या, तो इसमें क्या करेंगे हम, हेल्प, क्योंकि क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, लेकिन हम पढ़ रहे हैं टेंस, और हमारे टेंस में हमको एक हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। अच्छा, व्हाट हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसलिए हम व्हाट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं टेंस जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो याद रखें टेंस में जो होता है वो क्या की अंग्रेजी, जो सबसे आगे क्या आता है, बीच में क्या आएगा तो उसकी अंग्रेजी व्हाट ही होगी, लेकिन आगे सबसे आगे अगर क्या आ रहा है किसी टेंस में तो उसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी, ठीक है। उसकी इंग्लिश जब लिखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो उस क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है आगे, तो क्या के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट तो हमारा यहाँ है लेकिन क्या आगे है, तो क्या के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, डज या डू है, डज या फिर डू, इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे, लेकिन कौन सी लगाएंगे, जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट को देखकर ये डू या डज लगाएंगे। सिंगुलर है सब्जेक्ट तो डज, प्लूरल है सब्जेक्ट तो डू। बात समझ में आई, बार बार इसी चीज को बता रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद तुरंत लगाएंगे वर्ब, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी याद रखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूरे में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहे अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो, कुछ भी हो, सब में फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको फर्स्ट फॉर्म ही चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर है इतनी बात, अगर क्लियर हो गई हो तो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपने अंगूठे को हल्का सा हिला सकते हैं, हिला के हल्का सा वीडियो को लाइक कर दें ज़रा सा, और हो सके तो शेयर भी कर दें, ठीक है। शेयर कर ही सकते हैं, थोड़ा सा कष्ट कर ही सकते हैं, वीडियो देख रहे हैं आप, आपको इतना मतलब बेनिफिट मिल रहा है तो आप थोड़ा सा शेयर कर दें वीडियो को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके बाद एग्जाम्पल्स से। तो सबसे पहले मैं इसी को ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, वह जाता है, वह नहीं जाता है, क्या वह जाता है। मैं डायरेक्ट तीनों के तीनों एग्जाम्पल कराऊंगा, बिल्कुल, इसीलिए मैंने क्या किया कि सब थ्योरी लिखा दी, अब सिर्फ और सिर्फ हमको एग्जाम्पल्स करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो मैंने बताया था कि मैंने जो फॉर्मूले लिखाए हैं मैंने यहाँ बगल में लिख दिए हैं, बस आपको इसको देखना है और इसको ले जाके इसी फॉर्मूले में फिट करना है। आपका ट्रांसलेशन इंग्लिश में ऐसे हाथ में बन के तैयार हो जाएगा, मतलब हाथ में नहीं, आपकी कॉपी में ही, लेकिन आपके माइंड में पूरा ये होना चाहिए, ठीक है। आप आराम से इसको देखकर सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में बड़े ही आराम से। अब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए तैयार हो गए हैं। इतना देखने के बाद आप वीडियो को, इतना अगर देख लिया है आपने,
तो आप ट्रांसलेशन कर सकते हो बिल्कुल आराम से। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। वाह, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वाह के लिए क्या होता है, ही या फिर सी, ही या फिर सी। अब देखेंगे यहाँ पे लड़का है या लड़की है। अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो सी। तो वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। पहले तो इसको पहचानना सीखिए कि लास्ट में ता है, इसका मतलब ये इंडेफिनिट टेंस है, वो भी कौन सा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, हमने पहचान लिया। पहचानने के बाद हमने क्या किया, यह वह स्कूल जाता है, तो वह के लिए हमने लिखा क्या, ही लिखेंगे कि सी लिखेंगे। इसके लिए ये देखेंगे जाता है कि जाती है। अगर जाता है तो लड़की है, और जाती है तो लड़की है, और जाता है तो लड़का है। तो यहाँ पर जाता है तो इसका मतलब ये लड़के की बात हो रही है, तो वह स्कूल जाता है। तो वह के लिए हम यहाँ पे ही का यूज कर लेंगे। कुछ गधे सी का यूज कर लिए होंगे अभी तक। ठीक है, यहाँ पे जाता है, ध्यान से देख के करो, ही। ठीक है, स्कूल, स्कूल की इंग्लिश बाद में लिखेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट था। फॉर्मूले पे ध्यान दो, फॉर्मूले पे। हिंदी को भूल जाओ, हिंदी को ऐसे खाली लिख ही रहने दो। फॉर्मूला देखो बस, सब्जेक्ट हमने ही लिखा। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब हमारा जाना है, जाता, जाता यानी कि जाना, गो। वर्ब लिख दिया, फर्स्ट फॉर्म वर्ब गो हो गया। लेकिन उसमें यस लगाना है या ईएस लगाना है, तो आप याद रखें कि गो में ईएस लगता है। अधिकतर वर्ब्स में यस लगेगा, लेकिन गो में ईएस लगेगा। गो में क्या लगेगा, ईएस लगेगा। ठीक है, और वर्ब हो गया, ईएस हो गया। फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट बनता है। मैंने बताया स्कूल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर स्कूल लिख देंगे, टू स्कूल। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि टू कहाँ से आया। तो याद रखें कि कहीं पे जाना होता है, कहीं से मतलब विस्थापन होता है। जैसे कि यहाँ से आप यहाँ लेके गए, मतलब यहाँ से यहाँ लेके गए, तो यहाँ से ये टू यू, मतलब जैसे सुल्तानपुर, मैं सुल्तानपुर ज़िले का हूँ, तो यहाँ सुल्तानपुर से अगर आप गए दिल्ली, तो सुल्तानपुर टू दिल्ली। उसी तरीके से गोज़ टू स्कूल, गोज़ टू स्कूल। बात समझ में आ गई होगी। अगला याद रखें, फॉर्मूले पे ध्यान दें बस। ये अब फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है। आप इसको करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, 10-15 ठो करेंगे, आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फॉर्मूले को बहा देंगे, मतलब भूल जाएंगे, तब भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वाह है जो कि सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे हमारा फार्मूला भी कहता है कि सब्जेक्ट है, तो वाह के लिए भी ही लिखना है, क्योंकि यहाँ जाता है लड़का है। बार बार ना बताओ, यहाँ पूछो, यहाँ पे भी बताया था। ठीक है, ही। उसके बाद ध्यान देखें, यहाँ नहीं पर नहीं है, नहीं, नहीं यानी कि निगेटिव वाक्य है, और निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हुई, आप देख सकते हो। हेल्पिंग वर्ब हमने बिल्कुल यूज ही नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमको करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव में डज एंड डू लगता है। तो आप ज़रा बताएं कि ही सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे डज लगा देंगे या डू लगा देंगे। तो ही एक सिंगुलर है, मैंने लिखवाया है, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया, भूल गए क्या। तो ही सिंगुलर है, इसलिए डज लगाएंगे, यूज कर लिया डज। अब नाउ नॉट सब में रहना है, क्योंकि नेगेटिव के लिए नॉट लगाना है। गधों, अगर आप प्लस नहीं लगाना है तुमको, नहीं तो सोचो यहाँ पे प्लस लगा दे। मैंने सिर्फ बताया है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसमें प्लस नहीं लगाना है, कहते ही गलत हो जाएगा पूरा। डज नॉट, ही डज नॉट हो गया। अच्छा, नॉट के बाद आता है वर्ब। यहाँ पे वर्ब क्या है, फिर गो है। अब कुछ लोग होंगे कहेंगे कि इसमें यस या यस क्यों नहीं लगाया, तो नहीं लगाया क्योंकि ये निगेटिव वाक्य है, और अफर्मेटिव में ही यस या ईएस का प्रयोग होता है। यहाँ पे गो का गो रह गया, आपको ईएस नहीं लगाना, ना तो यस लगाना है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ भी स्कूल है, वही तो वाक्य है, मैंने उसी को 3 फॉर्म में लिया है, स्कूल। ठीक है, अब नाउ इसको देखिए, क्या वह स्कूल जाता है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि ये एक इंट्रोगेटिव वाक्य है। इंट्रोगेटिव वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसका ऑर्डर होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या है, तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। हालांकि व्हाट होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में सबसे आगे क्या आया है, बीच में आता है तो व्हाट लिखते, वो अलग जगह है, अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे आगे आया है क्या, इसलिए इसकी अंग्रेजी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन हमारे पास तो 2 हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी यूज करें, डज की डू। तो जरा आप यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट क्या है आपका, वह है। वह क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पर एक वचन वाली डज यूज कर लेंगे।
बात समझ में आई? अच्छा, फिर तुरंत क्या है, डज और डू के बाद डज में इन दोनों में से एक तो लगा लिया हमने। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट का नंबर आता है। अब कहोगे ये क्यों नहीं लगा, ये क्यों लगाएं, हमको इन दोनों में से सिर्फ एक लगाना है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सब्जेक्ट था, यहाँ पे देखिए ही था, तो इसलिए हमने यहाँ पे डज यूज कर लिया। तो अब सब्जेक्ट का ये नंबर आता है, तो सब्जेक्ट है ही, वह के लिए ही। फिर उसके बाद आपका वर्ब का नंबर आता है, वर्ब है जाना, गो। फिर उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट का नंबर, तो स्कूल, SCHOOL, स्कूल। यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये होता है आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट, जिसमें हमने देख लिया तीनों प्रकार का, एक तो अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इस तरह से आपने ये ट्रांसलेशन कर लिया। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं ये दूसरा एग्जाम्पल। ध्यान से देखिए, मैं एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उसका तीनों सेंटेंस बना रहा हूँ, ताकि आपको तीनों पर कमांड आए। आप सोचो जरा कि आप एक साथ में तीन एग्जाम्पल कर रहे हो, मतलब एक को कर ले रहे हो तो आप तीनों में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब एक नहीं सीख रहे, आप एक साथ में तीन शिकार कर रहे हो। मतलब लोग एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं, लेकिन आप एक तीर से तीन शिकार कर रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल से आप तीनों समझ ले रहे हो। जरा सोचो, एक साथ में सीख ले रहे हो और इतना आसानी से सीख रहे हो। ध्यान से देखो, क्या है एग्जाम्पल, मैं एक पत्र पढ़ता हूँ, तो मैं यानी कि आई, मैंने भी लिखवाया था, मैं क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई। यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, तो मैंने आई लिखा। अच्छा, उसके बाद आता है वर्ब, क्योंकि यह देखेंगे आप, यह मैं एक पत्र पढ़ता हूँ, लास्ट में ता है, ती है, तू है, जो भी है, ता है, तो आया है। तो ये कौन सा है, इंडिफिनिट टेंस है, किसका, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ये तो पहचान लेंगे तुरंत देखते ही। उसके बाद ट्रांसलेशन होगा सब्जेक्ट, यानी कि आई लिखेंगे, आई, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब लिखना है हमको, क्योंकि इसमें सहायक क्रिया का यूज नहीं करना। ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगती, केवल यस या ईएस लगता है, किसमें, वर्ब में। आई लग गया। अब हमारे पास वर्ब आनी चाहिए। वर्ब क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, जो काम करते हैं, काम होता रहता है, वही वर्ब होता है। पढ़ाई हो रही है, पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, वर्ब है। पढ़ता हूँ यानी कि रीड कर रहे हैं, तो रीड हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन याद रखें कि हमने यस या ईएस लगाना है वर्ब में, तो यहाँ पे यस लगा देंगे तो हो जाएगा रीड्स, ओके। अब इसके आगे रीड्स हो गया। अब क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है पत्र को इंग्लिश में कहते हैं लेटर, लेकिन कितना लेटर है, एक लेटर है, तो इसलिए ए लेटर। बात समझ में आई? ये हो गया पूरा आपका सेंटेंस कंप्लीट, ट्रांसलेशन हो गया। आप ट्रांसलेशन धीरे धीरे सीख रहे हो। सोचो, ट्रांसलेशन सीख रहे हो, आगे बढ़ेंगे। मैं को इंग्लिश में कहेंगे आई, सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा। फिर उसके बाद याद रखिए, क्योंकि ये नहीं वाला है, नहीं, तो नहीं के लिए आप लगाएंगे डज नॉट या डू नॉट। क्यों? क्योंकि डज लगाएंगे या डू लगाएंगे, कौन सा, क्यों, यहाँ पे आई है। आई क्या है, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि डू का इस्तेमाल करेंगे, तो आई के साथ में लगेगा डू, और फिर उसके बाद नॉट, यानी कि आई डू नॉट क्या, पढ़ता हूँ, यानी कि रीड। फिर यहाँ पे रीड इस्तेमाल करेंगे, वर्ब यहाँ पे देखें ना, वर्ब लिखना है, इसके बाद रीड लिखा हमने। अच्छा, रीड में यस या यस कुछ लोग लगाने लगेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि यस या यस केवल अफर्मेटिव में लगता है। ये हम निगेटिव की बात कर रहे हैं, इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस, उसमें और कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, रीड। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट है हमारा पत्र यानी कि लेटर, लेकिन कितना लेटर, एक लेटर है, तो इसलिए ए लेटर लगा लेंगे। बात समझ में आई? बस सेम। अब क्या करना है अपने को इंट्रोगेटिव वाक्य, क्या मैं एक पत्र पढ़ता हूं। अब तो आप कर ही लोगे इसको, आप जान रहे हो कि क्या के लिए क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्यों? क्योंकि क्या सबसे आगे आया है और हम पढ़ रहे हैं टेंस, तो क्या के लिए हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, डज या डू। मैं है यहाँ पे, तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पे मैं है, तो मैं के अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पे डू, क्योंकि मैं एक
मैं प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है, तो डू लगाया हमने, डू आई। फिर उसके बाद डू के बाद सब्जेक्ट लगाया आई, वर्ब, वर्ब यहाँ पे है पढ़ना यानी कि रीड, रीड हो गया। एस एस नहीं लगाएंगे क्योंकि केवल एस एस अफर्मेटिव में लगता है। फिर उसके बाद है पत्र, पत्र यानी कि एक पत्र है तो ए लेटर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें जरूर से जरूर, ठीक है, ताकि मैं कल जब दूसरा टेंस पढ़ाऊँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाएंगे इसके बाद, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। हाँ तो चलिए देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल, वे मैदान में खेलते हैं, वे मैदान में खेलते हैं, वे मैदान में नहीं खेलते हैं। क्या वे मैदान में खेलते हैं, मतलब हमने एक ही सेंटेंस को तीनों फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको तीनों की नॉलेज हो, इसीलिए मैंने तीनों एक साथ में पढ़ाया है। ठीक है, इस एक वीडियो में मैं पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म करने वाला हूँ और इसके अगले वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा खत्म कर दिया, सिर्फ एग्जाम्पल लगाना है। इस तरह से आपको जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे, अब आप, मुझे उम्मीद है कि सारे एग्जाम्पल्स को अपने मन से खुद से कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एक एग्जाम्पल ये वाला पूरा करते हैं। क्या है, वे, वे के लिए आप लगाएंगे दे। अब तो आपको पास कमांड आ ही गई होगी थोड़ी बहुत कि कैसे करना है। सब्जेक्ट के बाद आएगा डायरेक्ट वर्ब, क्योंकि ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में आता है वर्ब डायरेक्ट। वर्ब क्या है, खेलना, खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। गेम खेलते हो ना, प्ले करते हो गेम तुरंत जल्दी से, वही वाला प्ले, लेकिन ये अफर्मेटिव है इसलिए यहाँ पे यस या यस लगा देंगे, तो प्ले, एस लगा देंगे, प्लेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ खेल रहे, प्लेस के बाद फिर आएगा यहाँ पे ऐसे, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैदान, मैदान कहाँ है, मैदान, वह मैदान में खेलते हैं। मैदान के लिए होता है फील्ड, FIELD, फील्ड हो गया। लेकिन याद रखें कि में है तो इन फील्ड लिख दें, क्योंकि इन मिस होता है में। तो दे प्ले इन फील्ड, वे मैदान में खेलते हैं, वे मैदान में खेलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। इसी तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर वे के लिए दे, वे के लिए दे, नहीं है, नहीं यानी कि यह नेगेटिव वाक्य है, इसमें सहायक क्रिया का यूज होगा, इन हेल्पिंग वर्ब लेंगे। कौन से हेल्पिंग वर्ब लेंगे, क्योंकि ये है दे और दे के साथ लगता है डू, सिंगुलर तो है नहीं, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है, हम डू इस्तेमाल करते हैं, तो डू लेंगे। डू के बाद डायरेक्ट लगाएंगे नॉट, डू नॉट, दे डू नॉट, हो गया दे डू नॉट। फिर उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब हमारे पास है खेलना, तो हो जाएगा प्ले। यहाँ पे यस नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये अफर्मेटिव था इसलिए लगाया था, यहाँ पे अफर्मेटिव नहीं है तो नहीं लगाएंगे यस। दे डू नॉट प्ले, में यानी कि इन फील्ड, ऑब्जेक्ट लिखना है ना लास्ट में, FIELD, फील्ड हो गया। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम्पल पूरा हुआ। अगला क्या है, क्या वे मैदान में खेलते हैं। क्या, क्या के लिए आप फिर से बता रहे हैं कि इसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। क्या के लिए सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या के लिए आप लगाएंगे डू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वे देखेंगे, वे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लगाएंगे डू, डू। और यहाँ पे वे के लिए लगाएंगे दे, डू दे, डू दे। फिर उसके बाद आता है वर्ब यानी कि प्ले, डू दे प्ले, डू दे प्ले। अच्छा, इन ऑब्जेक्ट लिखना है ना, इन फील्ड, क्वेश्चन वर्ड। तो इस प्रकार से आपका ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो होता है कंप्लीट, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम अगली वीडियो में क्या देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में सब कुछ सीखेंगे, उसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी लगाएंगे और अपनी बेटर स्टैंडिंग को और स्टैंडिंग करेंगे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपने स्किल्स को मजबूत करेंगे और सारी चीज़ें बढ़िया से सीखेंगे। अगर वीडियो
पसंद आई हो तो पूरा आपने लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लेना, ठीक है, ताकि कल की जो वीडियो हो, अगली जो हमारी आने वाली वीडियो हो, वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में।